हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जियोग्राफी का जो है 7 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम जो है 8वां लेक्चर देखेंगे। आज जो चैप्टर देखेंगे हम आज भारत में कृषि, 8वां लेक्चर। ठीक है, इसमें हम भारत की कृषि की विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं इसकी हैं। तो पहला जो इसमें विशेषताएं हैं, निर्वाह प्रकार की कृषि। दूसरा है खाद्यान्नों की खेती की प्रावधान। तीसरा है प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक। चौथा है कृषि अधिकांश वर्षा भर निर्भर करता है। भारी जनसंख्या दबाव रहती है, कृषि फसलों की विविधता है। उसके बाद सीमित क्षेत्रों में गहन की कृषि। भारतीय कृषि में चारा फसलों पर कम से कम ध्यान देना। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार कृषि फसल का प्रारूप क्या क्या है इसमें। तो पहला जो इसमें है आपका कृषि की फसल। इन फसलों को अधिक जल और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों को जून या जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। खरीफ की फसलों में प्रमुख फसल होती है कौन कौन से, चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दाल, प्याज, हरी मिर्च और लौकी, भिंडी इत्यादि शामिल होते हैं। देखिए पूछता है कि मिलान करने के लिए देता है कि जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल, इसमें से कौन से किस समय बोया जाता है और किस समय काटा जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सा फसल काटा जाता है, कौन कौन सा फसल बोया जाता है। इसके बाद आपका रबी फसल आता है। ये फसलें जो है शरद ऋतु में उगाई जाती है। इनके लिए जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी एवं परिपक्व के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इनकी जो बुआई है नवंबर के महीने में और कटाई जो है अप्रैल मई के की जाती है। रबी की फसलों में प्रमुख फसल कौन कौन से, एक गेहूं, चना, सरसों, रेसिप्ड चावल दक्षिण भारत में है। और जायद फसल जो होती है ये भारत में मुख्य रूप से सिंचाई वाले क्षेत्रों में अल्प अवधि ऋतु के लिए उगाई जाती है। ये फसलें मार्च और जून के मध्य बोई जाती है। जायद की फसलों में प्रमुख फसलें एक उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज एवं खीरा आदि शामिल होते हैं। इसके बाद आपका आता है कृषि के प्रकार, मतलब कृषि के अलग अलग प्रकार भी हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार है ये देख लीजिए आप लोग। जैसे निर्वाह कृषि, मतलब सुसब्सिस्टेंट फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति से खेती करते हैं। किसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर भारवाहक पशुओं एवं परिवार के सदस्यों की मदद से खेती की जाती है। इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने तथा उपकरण साधारण होते हैं। इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलों को उत्पादन पर बल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है रोपण कृषि, मतलब प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत में रोपण कृषि ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। इस प्रकार की कृषि में नगदी फसलों को उगाया जाता है। और इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ज्यादा पूंजी लागत, विशाल भूमि, प्रबंधन कौशल, तकनीक ज्ञान, अत्याधुनिक या अत्याधुनिक कृषि मशीनरी, उर्वरक, अच्छी परिवहन सुविधा एवं खाद्य प्रसंस्करण कारखाना आदि शामिल हैं। इस प्रकार की कृषि के तहत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन से, रबर, चाय, कहवा, कोको, केला, नारियल एवं मसाले उगाए जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ये क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि में आदिवासी लोगों द्वारा जमीन के एक टुकड़े को कृषि के लिए साफ किया जाता है। 2 से 3 वर्ष के बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तब उस भूमि को त्याग दिया जाता है और फिर वे आदिवासी दूसरी जमीन की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। यह कृषि की अति प्राचीन पद्धति है और परिणाम स्वरूप पर्वतीय हिस्सों पर बड़ी संख्या में अनुमूलन एवं मृदा अपरदन होती है, यह होता है। यह कृषि मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहने वाली जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। इस कृषि के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। इसके बाद आपका आता है विस्तृत कृषि जो है, विस्तृत कृषि जो है एक्सटेंशन जो है, इसमें क्या है कि इस प्रकार की कृषि जो है विधि बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। इसमें मानव श्रम कम लगता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वाणिज्यिक कृषि। ये क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि में आपका आता है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों को, कीटनाशकों का प्रयोग करके अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। यह विधि कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। इसमें देखिए जो है कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, तो पैदावार ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जैविक कृषि, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब जैविक कृषि खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रोराइजा आदि प्रयोग किया जाता है। और कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड जैसे क्लाइसोपा का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि जो है पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करने की उसका संरक्षण एवं संवर्धन करती है। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। और जैविक कृषि अपने यहाँ जो होता है सिक्किम में होता है। यहाँ वहाँ जो है पूर्ण रूप से सिक्किम में आपका जैविक खेती किया जाता है। इसके बाद आपका आता है जल कृषि। जल कृषि क्या है? एक्वाकल्चर जो है आपका, ये जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग को जल कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों को पालन एवं संवर्धन किया जाता है। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जाती है। इसके बाद आपका आता है एक्वापोनिक कृषि है। एक्वापोनिक कृषि मतलब फार्मिंग। इस कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधों उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन समिति रूप से किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का पानी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जिससे पौधों को पोषक मिलता है। इस विधि से भूमि के अंदर उगने वाली फल एवं सब्जियां नहीं उगाई जा सकती है। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है आपका सहकारी कृषि। इसमें क्या होता है सहकारी कृषि में? इसमें होता है कि आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब इस विधि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यवसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करते हैं। कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु की जाती है। इसके बाद संविदा कृषि। एक क्या है संविदा कृषि? एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब फार्मिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब संविदा कृषि के अंतर्गत कृषि एक समझौते के तहत कृषि अपनी या कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है तथा पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादकों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाता है। इस विधि में कृषक को अब कंपनी द्वारा कई या नई तकनीक एवं उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसके बाद आपका आता है मिश्रित कृषि, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें कहा कि एक ही स्थान पर फार्म एवं फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहा जाता है। इसमें विभिन्न कृषि के रूप हैं कौन कौन? जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स। मतलब है हॉर्टिकल्चर में क्या क्या है? तो बागानी, ठीक। उसके बाद सेरिकल्चर में रेशम की पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है।
वेटिकल्चर में अंगूर, फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधे उगाना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा इसको। ओरोपेनिक्स मतलब हवा में पौधे उगाना, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन, पोमी कल्चर मतलब फलों का उत्पादन, उसके बाद ओलरी कल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन, और पीसी कल्चर मतलब मछली पालन। ठीक है। भारत में कृषि क्रांतियां क्या क्या है? जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति कोको उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मतलब टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगी या झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन, बादामी क्रांति मतलब मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन शहद उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक खेती को बढ़ावा देना, रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन, और सेफ्रटान क्रांति मतलब केसर उत्पादन, ग्रे सेलेटरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन है, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, और बरामनी क्रांति मतलब भिंडी उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति मतलब सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना होता है। इसके बाद आपका आता है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय देश में संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों का प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना होता है। इसके बाद आपका था हरित क्रांति घटक। इसमें जो है 12 घटक होते हैं कुल टोटल, और कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। जिसे उच्च उपज किस्म के बीज है, दूसरा सिंचाई, तीसरा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, चौथा है आपका कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, पांचवा है आपका कमांड एरिया विकास, छठवां है जोतों का शुद्धिकरण, सातवां है भूमि सुधार, आठवां आपका कृषि ऋण की आपूर्ति, नौवां है ग्रामीण विद्युतीकरण, 10वां है ग्रामीण सड़कें एवं परिवहन, 11वां कृषि या मशीनीकरण, और 12वां लास्ट आपका है कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद आपका आता है हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से हैं। जैसे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किसानों को उन्नति होती है, खाद्यान्नों की आयातों में कटौती होती है, पूंजी खेती होती है, और कृषि से लाभ की पुनर्प्राप्ति होती है, औद्योगिक विकास होता है, ग्रामीण रोजगार होता है। ठीक, वही नकारात्मक में अंत फसल असंतुलन होता है, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होती है, बड़े किसानों को ही लाभ प्राप्त होता है, बेरोजगारी होता है, अंतर क्षेत्रीय प्रवास में वृद्धि होती है, पारिस्थितिक समस्याएं होती है। जो है नकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। फसलों का वर्गीकरण क्या क्या है इसमें? जैसे खाद्य फसल में कौन कौन से आते हैं? तो जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। वही नकदी फसलें में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली आदि। रोपड़ फसलें में चाय, कहवा, नारियल, रबर, मसाला आदि। बागवानी फसलें में सेब, आम, केला, अंगूर एवं अन्य फसल आते हैं। कृषि से संबंधित संस्थान एवं उनकी अवस्थिति क्या क्या है? जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में दोनों में, तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, इसका मुंबई में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद में। चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि उद्यान जयपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी मतलब आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में पड़ता है। उसके बाद केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप लोग देखिए। जैसे आपका भारतीय कृषि, भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वनस्पति आपका जैसे अनुसंधान, केंद्रीय आलू वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद गन्ना आपका जो है इंपॉर्टेंट है, गन्ना अनुसंधान। उसके बाद डेयरी अनुसंधान, चावल वाला आपका मत्स्य बोर्ड और दलहन, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें प्रमुख फसलें है जो चावल का, इसमें चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की कुल फसल की सर्वाधिक लगभग 23% हिस्से जो है चावल में पैदा होता है। और चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल में है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत द्वितीय स्थान पर है। अब भारत कुल उत्पादन में चावल का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? 42%। व्यापक वृद्धि के द्वारा जापान, फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है। और धान के फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो 76% है, सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि प्रोटीन जो है 6 से 7% तथा वसा जो है 2.5% न्यून मात्रा में विद्यमान होते हैं। खैरा धान में लगने वाला प्रमुख रोग है। पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत में विटामिन B1 थायमिन का अभाव पाया जाता है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। चावल खरीफ की फसल है। मौसम के आधार पर यह अगहनी मतलब अमन, सरहदी कालीन मतलब ओस एवं ग्रीष्म कालीन बोरा कहलाता है। उत्तर भारत में चावल की बुआई मई जून में, एक कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। जमुना, करुड़ा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध 5, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना चावल की प्रमुख एक किस्में जो है, चावल की किस्में अलग अलग। चावल की जल प्रतिरोधक किस्म जो है पोकली की पैदावार केरल में राज्य में की जाती है। इसके बाद आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं इसके? चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए उष्ण या उष्ण जलवायु, औसत तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए 150 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए गहरी उर्वर चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं मतलब ये आपका है, गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की कुल लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है। भारत में विश्व का 12% गेहूं जो है उत्पादन होता है। करनाल मतलब बंट एवं रस्ट गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिन 10 है। गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन, लगभग 1.5% वसा तथा लगभग 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट निहित होता है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उत्तरी भारत में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, जबकि दक्षिण भारत में गेहूं की बुआई जो है सितंबर अक्टूबर में एवं कटाई सितंबर नवंबर में होती है। गेहूं रबी की फसल है तथा शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतकालीन वर्षा मतलब मावठ गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। कल्याण सोना मतलब सोनालिका, राज मतलब 3077, अर्जुन आदि गेहूं की एक प्रमुख किस्में हैं। ये पूछता है 377 जो किसकी किस्म की गेहूं है? ये तो अर्जुन मतलब गेहूं। आवश्यक दशाएं कौन कौन सी इसके? जैसे गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः तापमान कितना होता है?
10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होनी चाहिए। गेहूं की फसल के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और गेहूं की फसल के लिए हल्की दोमट, बलुआ और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वहीं ज्वार के लिए आपका यह रबी एवं खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में यह महाराष्ट्र में 38%, कर्नाटक में 13%, मध्य प्रदेश में 13% उत्पादित होता है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसकी आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? जैसे वर्षा में 30 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक, तापमान में 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मुद्रा में हल्की दोमट काली चिकनी मिट्टी होती है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके बाद आपका आता है बाजरा। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में खरीफ की फसल है। भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 27%, गुजरात में 19%, महाराष्ट्र में 15%, हरियाणा में होती है। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा में पाई जाती है। बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए आवश्यक वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक, तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लेकर 31 डिग्री सेल्सियस एवं मिट्टी बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका आता है मक्का। यह खरीफ की फसल है। यहाँ C4 मतलब पौधे के अंतर्गत आता है। इसके लिए अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यह रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। कौन सा? मक्का को। मक्का मूल रूप से अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। अगला पॉइंट है ग्लूकोज, अल्कोहलिक पेय तथा बायोडीजल बनाने में मक्का का प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे गंगा 5, डेक्कन 10 एवं गंगा 11 आदि मक्का के आनुवंशिक परिवर्तन उच्च किस्में हैं। मक्का का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में होता है। मक्का की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं गहरी दोमट, चिकनी या कॉप मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका आता है मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक जो है उत्पादन गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। मूंगफली की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और उनकी जो तापमान है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, हल्की दोमट या बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद चना है। चना एक रबी की फसल है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में चना उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रमुख है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में तथा सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इनकी जो वार्षिक वर्षा होती है 40 से 50 सेंटीमीटर और उनकी तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसमें। इसके बाद आपका आता है कपास। कपास में उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है। एक कपास खरीफ की फसल है। भारत में कपास उत्पादन में अमेरिका, चीन के बाद तृतीय स्थान पर भारत आता है। भारत में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता जो है पंजाब राज्य में है। कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य में होता है। कपास की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं गहरी काली दक्कनी या दक्कनी पठारी मृदा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका आता है जूट। यह उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। जूट खरीफ की फसल है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 66% उत्पादन जो है अकेला भारत करता है। भारत में जूट उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड है। जूट की फसल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, जलोढ़ या कॉप मृदा की आवश्यकता होती है। इसके बाद गन्ना। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए अत्यधिक या अधिक तापमान या अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य हैं। दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत से अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का प्रयोग गन्ना की फसल की जाती है। इसका 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान उपजाऊ दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके बाद तंबाकू है। भारत में 2 प्रकार के तंबाकू का उत्पादन होता है। एक है निकोटीन टोबैकस उपयोग, मतलब सिगरेट, सिंगारों, चेरूत में। वहीं दूसरा है निकोटीन रसिस्टा, मतलब खैनी, हुक्का और बीड़ी के प्रयोग में किया जाता है। भारत में 90% तंबाकू जो है निकोटीन रस्टिका उत्पादित की जाती है। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। वहीं तंबाकू के पौधों के लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती और 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक भी हानिकारक होती है। इसके लिए 15 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, लवण और अम्ल मुक्त अच्छी बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद रबड़ है जो आपका, ये रबड़ का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। अब भारत में रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक में किया जाता है। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता था? केरल में। केरल में देश का लगभग कितना प्रतिशत रबड़ का उत्पादन किया जाता था? 92%, 92%। वहीं रबड़ के पौधों के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, मतलब 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमान एवं हल्की अम्लीय लैटराइड पर्वतीय प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद चाय है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु की छाया पसंद पौधा, इसे छाया वाले स्थानों में लगाया जाता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, अतः यह ढालनुमा भूमि पर उगाया जाता है। भारत में चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और त्रिपुरा है। चाय का जो 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक होती है और 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं भुरभुरी दोमट अम्ल की प्रचुर मात्रा और कार्बनिक पदार्थों से मुक्त या युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका है नारियल, एक तटीय जलवायु वाला पौधा है। भारत में नारियल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ जो है नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है और नारियल के लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होनी चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, लैटराइट प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे अब भारत के खनिज संसाधन, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आप सुझाव हो आप कमेंट में उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।